सुबह सुबह एक खबर हमने पढ़ी। खबर थी कि भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। कायदे से खबर पढ़ी तो पता चला कि ये नोटिस सिंधु जल संधि में बदलाव के लिए भेजा गया है। हमने सोचा कि क्यों ना आज मास्टर क्लास में बात इसी टॉपिक पर की जाए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आज मास्टर क्लास में बात होगी सिंधु जल समझौते की। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। 1 फरवरी के दिन देखिए बजट 2023 की मस्त कवरेज। दिन भर हमारे साथ हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर और सबसे जरूरी हमारे ऐप पर सारे सवाल और आसान भाषा में पूरा बजट समझिए। लेकिन पहले खबर समझ लेते हैं। भारत सिंधु जल संधि में संशोधन करना चाहता है। यह पहली बार है जब 62 साल पुरानी इस जल संधि में भारत ने संशोधन की मांग की है। कहा है कि यह नोटिस भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान की ओर से बार बार अड़ंगा लगाए जाने की वजह से दिया गया है। नोटिस में पाकिस्तान को 96 दिन का समय दिया गया है। अब सवाल यह है कि सिंधु जल संधि आखिर है क्या? इसके लिए थोड़ा पीछे हमें चलना होगा। कितना? 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। बंटवारा हुआ, लोग बटे, जमीन बटी, साथ ही बटा नदियों का पानी भी। लेकिन पानी जमीन तो है नहीं कि लाइन खींच दी और बंटवारा हो गया। नदियों का पानी तो लगातार बहता रहता है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान कह रहा था कि पानी जैसा बह रहा है बहने दो, मतलब सारा पानी आने दो पाकिस्तान। जाहिर सी बात है भारत की इस पर आपत्ति थी, क्योंकि नदी बहकर तो भारतीय जमीन से जा रही थी और अगर सारा पानी पाकिस्तान जाने देती तो यहाँ खेत सूख जाते, क्योंकि नदियां थी कुल 6, सिंधु, रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, खूब पानी से भरपूर। और ये पानी दोनों देशों के लिए जरूरी था, सिंचाई के लिए भी और बिजली बनाने के लिए भी। लेकिन समस्या ये थी कि पानी का बंटवारा हो कैसे। इस पर काफी बात बहस हुई, लेकिन मामला बना नहीं। फिर आया साल 1951। वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों को मसला सुलझाने का ऑफर दिया। वर्ल्ड बैंक एक वैश्विक संस्था है जिसका काम है विकास कार्यों के लिए दुनिया भर के देशों की मदद करना। दोनों देश इसके लिए राजी हो गए। 9 साल बाद मसले का हल निकला, जिसे इंडस वाटर्स ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहते हैं, जिसे हम आगे सिंधु जल संधि या समझौता कहेंगे। 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने समझौते पर दस्तखत किए। सिंधु जल संधि में क्या तय हुआ, अब इस पर बात करते हैं। भारत से होते हुए पाकिस्तान जाने वाली कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों को 2 खेमों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। पहली 3 नदियां पश्चिमी नदियां कहलाती हैं और बाद की 3 पूर्वी। समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों पर तो पूरा अधिकार रहेगा, पर पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा। इस गणित से भारत को कुल नदियों का लगभग 20% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को करीब 80%, क्योंकि पूर्वी नदियों की अपेक्षा पश्चिमी नदियों में ज्यादा पानी है। इनका पूरा पानी पाकिस्तान को ही जाता है। कम पानी वाली पूर्वी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल तो करता है, पर इनका भी बाकी बचा हिस्सा पाकिस्तान को जाता है। पूर्वी नदियों से भारत को मिलता है करीब 33 MAF पानी, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से मिलता है 135 MAF पानी। अब ये MAF क्या है? MAF यानी मिलियन एकड़ फुट। पहले एकड़ फुट को समझ लेते हैं, फिर मिलियन एकड़ फुट पर आएंगे। 1 एकड़ फुट आप ऐसे समझिए कि 1 एकड़ की जमीन है, इसमें खोद दिया 1 फुट गहरा गड्ढा। अब इसमें जितना पानी आएगा उसे कहेंगे 1 एकड़ फुट पानी। अब आते हैं मिलियन एकड़ फुट पर। मिलियन यानी 10 लाख। 1 मिलियन एकड़ फुट यानी 10 लाख एकड़ फुट में जितना पानी आएगा उतना। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MAF। इसके अलावा सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी भारत सिर्फ नॉन कंजम्पटिव चीजों में ही इस्तेमाल कर सकता है। नॉन कंजम्पटिव मतलब ऐसा उपयोग जिसके बाद पानी को वापस नदी में छोड़ा जा सके। जैसे पीने या सिंचाई में तो पानी खर्च हो जाएगा, तो इसे कंजम्पटिव इस्तेमाल कहेंगे। नॉन कंजम्पटिव हुआ पानी से बिजली बनाना, जिसमें पानी के तेज प्रवाह से बिजली बनाने वाले रोटर यानी पहिए को घुमाया जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें पानी से बिजली बनाने का काम होता है उन्हें पन बिजली परियोजनाएं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कहते हैं। याद कर लीजिए, आगे ये कई बार आएगा।
पानी से बिजली बनाना, ऐसे इस्तेमाल से पानी का उपयोग तो होता है, पर उस पानी को पाकिस्तान के लिए वापस नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो ये तो हो गया सिंधु जल समझौता। अब क्या हुआ है इस बारे में भी बात करते हैं। भारत के हिस्से जो पानी आया उसका इस्तेमाल करते हुए भारत ने कई बांध बनाए, जिसमें सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध प्रमुख है। इसके अलावा इस पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ब्यास सतलुज लिंक, इंदिरा गांधी नहर और माधोपुर ब्यास लिंक जैसी अन्य परियोजनाएं भी बनाई, लेकिन ये सब बने हैं पूर्वी नदियों पर। पश्चिमी नदियों पर भारत ने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। पहला झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के बांदापुरा जिले में है। शुरुआत हुई 2007 में। प्रोजेक्ट के मुताबिक किशनगंगा नदी पर एक डैम बनना था कि नदी का पानी मोड़कर 333 मेगावाट बिजली पैदा की जा सके और फिर पानी वापस नदी में छोड़ दिया जाए। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक काम शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने अड़ंगा लगा दिया, कहा कि डैम की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। भारत डैम की ऊंचाई कम करने पर सहमत हो गया, लेकिन 2010 में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया, कहा कि भारत नदी का पानी मोड़ रहा है। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ भारत के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन पाकिस्तान डैम के डिजाइन पर आपत्ति जताते हुए वर्ल्ड बैंक पहुंच गया। 2016 में डैम साइट के पास शेल फायरिंग कर पाकिस्तान ने काम रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये सब काम नहीं आया और 2018 में किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो गया। दूसरा है चिनाब नदी पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। 850 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की डिजाइन पर पाकिस्तान लगातार आपत्ति जताता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इसके जरिए पानी रोककर भारत पाकिस्तान में सूखा ला सकता है या फिर अचानक ढेर सारा पानी छोड़कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। अब ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भारत का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना तो समझौते के नियमों के अंतर्गत ही है, तो फिर पाकिस्तान अड़ंगा क्यों लगा रहा है? हमने पूछा जानकार लोगों से, सुनिए उन्हें। तो ये 2 प्रोजेक्ट के ऊपर पाकिस्तान का कहना है कि इसके जो कुछ डायमेंशंस है वो समझौते के जो मुताबिक होना चाहिए उसके उल्लंघन करता है, उसको वायोलेट करता है। तो इसलिए उनका कहना है कि ये अभी, लेकिन भारत कह रहा है कि नहीं, हमारा तो सही है। तो फिर इसको जब भी ऐसे कोई डिफरेंसेस या डिस्प्यूट होते हैं 2 देश के बीच में, तो उसको सुलझाने के लिए 2 अलग अलग प्रक्रियाएं समझौते में दी गई है। तो पहली प्रक्रिया है कि जब डिफरेंस होता है 2 देश के बीच में, तो उसके लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट होता है और न्यूट्रल एक्सपर्ट फिर जो कहता है उसके हिसाब से अमल होना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण है कि बागलिहार प्रोजेक्ट जब भारत ने बनाया तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कुछ क्वेश्चन उठाए थे और उसके बाद एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का अपॉइंट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और न्यूट्रल एक्सपर्ट ने तब जो कहा था उसके हिसाब से भारत को कुछ बदलाव करना पड़ा था बागलिहार प्रोजेक्ट में। उसी तरीके से किशनगंगा प्रोजेक्ट के लिए पहले भी एक पाकिस्तान ने कुछ सवाल उठाए थे, तो उसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कोर्ट में मामला गया था वो समझौते के हिसाब से, और उसमें भी वैसे भारत को प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव का ऑर्डर किया गया था, तो वो बदलाव भी भारत को करना पड़ा था। अभी पाकिस्तान को लगता है कि इसमें और सवाल है जिसको अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं। अब सवाल ये कि भारत समझौते में संशोधन क्यों करना चाहता है? देखो, भारत ने बदलाव का नोटिस दिया है पाकिस्तान को 25 जनवरी को, लेकिन भारत ने ये पब्लिक नहीं किया है कि क्या बदलाव चाहता है। इसलिए हम शायद इसके बारे में गैस ही कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बदलाव होगा। तो अनुमान लगाएं कि अभी जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है वो 2015 से चल रहा है। 2015 में पाकिस्तान ने सवाल उठाए थे ये 2 प्रोजेक्ट पे ऊपर। तो पहले उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर न्यूट्रल एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। फिर 2016 तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं, हमको कोर्ट में ही जाना है, आर्बिट्रेशन में। तो विश्व बैंक को कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अपॉइंट करिए। तो विश्व बैंक ने फिर तब, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, आपने जो 2015 में कहा था न्यूट्रल एक्सपर्ट, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट ही होना चाहिए। तो भारत की मांग थी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट हो, पाकिस्तान की मांग थी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला जाए।
तो ये दो मामले में विश्व बैंक को, पहले विश्व बैंक ने कहा हम दोनों करते हैं, फिर उन्होंने कहा कि दोनों तो नहीं हो सकता है क्योंकि एक विरोधाभासी होगा। फिर उन्होंने उसको स्टे कर दिया दिसंबर 2016 में, और फिर 2022 तक कुछ नहीं हुआ। फिर 2022 में उन्होंने फिर से दोनों अपॉइंट किए। तो ये जो पूरी मामला चल रहा है पिछले 2015 से, वो देखते हुए भारत का कहना है कि 2015 में पाकिस्तान का न्यूट्रल एक्सपर्ट का मांग करना और 2016 में उसको बदल के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मांग करना, वो समझौते का उल्लंघन है। दूसरा जो मीडिया में आया है बदलाव, जो भारत कहता है चाहता है, मीडिया भारत के सरकारी अधिकारियों को कोट करते हुए कहा गया है कि भारत ये भी चाहता है कि जब भी विवाद हो तो वो आपसी डायलॉग से ही सुलझा देना चाहिए, उसके लिए फिर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये भी, इसका भी प्रावधान नहीं है समझौते में। और पाकिस्तान, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये समझौता ऐसा समझौता है जिसमें यदि दोनों पार्टी एग्री नहीं करते हैं तो कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये भारत ने जो नोटिस दिया है 90 दिन का, तो देखते हैं पाकिस्तान क्या जवाब देता है, उसके ऊपर निर्भर है। यदि पाकिस्तान नहीं चाहता है तो कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। एक बड़ा सवाल और है, जब भी दोनों देशों में तनाव का माहौल होता है तब ये बात अक्सर सुर्खियों में होती है कि पाकिस्तान का पानी रोक दो। जैसे पुलवामा हमले के बाद ये मांग जोर शोर से उठी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2016 में कह चुके हैं कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक सकता है? क्या इंडस, ये जो समझौता है उसके हिसाब से रोक भारत को अधिकार है कि नहीं? तो भारत को अधिकार नहीं है ऐसा पानी रोकने का। दूसरा सवाल जो आपने उठाया कि क्या भारत रोकने की क्षमता है, समझो चाहे तो भी, तो लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि पानी जो नदी में बहता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। वो कोई बाल्टी में भरने लायक पानी नहीं होता है, या कोई टंकी भर दो आपने अपना पानी सब रोक के यहाँ भर लो, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। या तो आपको पानी को वहीं पर स्टोर करना पड़ेगा या उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा वहां से। जैसे जो चेनाब, झेलम और इंदस है, उसका पानी आप समझो चाहते हैं कि रोक दे पूरे पाकिस्तान में जाने से, तो आपको जो पानी पाकिस्तान में भारत में से बह रहा है उसको डाइवर्ट करके कहीं दक्षिण में, तो उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके लिए डैम्स चाहिए, कैनाल चाहिए, टनल चाहिए। तो ये सब कुछ है नहीं, और वो रातों रात नहीं होते हैं, उसके दशकों लगते हैं बनाने में। तो ये मांग का कोई वजूद नहीं है। यानी पाकिस्तान जाने वाला पानी एक दिन में नहीं रोका जा सकता। नदियां खुद से बहती हैं, बंटवारे के पहले भी बहती थीं। जब पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं था तब भी वहीं से बहती थीं और आज भी वहीं से बह रही हैं। नदियां पाइपलाइन की तरह नहीं होती कि जब मन किया नल घुमा दिया और पानी बंद। थोड़ी देर के लिए भी पानी रोकना हो तो बांध बनाने पड़ेंगे। ये बांध बनाने में सालों लगते हैं, और अगर मान लीजिए कि पानी रोक भी लिया तो फिर इतना पानी एक साथ स्टोर करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो कर नहीं सकते कि पाकिस्तान में सूखा लाने के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ ला दें। सिंधु जल समझौते की सबसे खास बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच इतने विवादों, युद्धों के बावजूद आज तक कभी इसका उल्लंघन नहीं किया गया। ये समझौता जिसका तस बना रहा। तो चलिए, ये थी आज की मास्टर क्लास जिसमें हमने आपको बताया सिंधु जल संधि के बारे में। क्या है ये, क्या नियम कायदे हैं इसके, और अभी भारत ने पाकिस्तान को क्यों नोटिस थमाया है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहें तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।